गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी तक हमने कराया था आपको AS19 लीज, जिसमें हमने आपको बताया था ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज, ओके, एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज, लीज बैक। अब हम आज आपको बताने जा रहे हैं लीज के अंदर डिस्क्लोजर्स। ठीक है, आज हम बताने जा रहे हैं आपको डिस्क्लोजर्स, क्या क्या डिस्क्लोजर करने हैं इन द केस ऑफ फाइनेंस लीज। हमें फाइनेंस लीज के केस में क्या क्या डिस्क्लोजर करने हैं, ये सब चीज हम समझेंगे। डिस्क्लोजर इन द केस ऑफ फाइनेंस लीज, ठीक है। क्या डिस्क्लोजर करने हैं लेजर को, और क्या डिस्क्लोजर करने हैं लीजी को, ये आज के लेक्चर में समझेंगे। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ओके। तो सबसे पहला लेजर को जो डिस्क्लोजर करना है, डेट इज रिकंसिलेशन बिटवीन, हाँ जी, रिकंसिलेशन बिटवीन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एंड present value of MLP, receivable at balance sheet date, ओके। तो लेजर के केस में रिकंसिलेशन दिखाना है कि जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है और जितनी लीज पेमेंट हमको रिसीव होनी है, MLP जितनी रिसीवेबल है, उनकी प्रेजेंट वैल्यू, इन दोनों के बीच का रिकंसिलेशन, ओके। सेकंड हमको दिखानी है, डिस्क्लोज करना है अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। दूसरा हमको दिखाना है अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, ओके। तीसरा अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। और क्या क्या दिखाना है, अकाउंट प्रोविजंस फॉर अनरिसीव्ड, फॉर प्रोविजन फॉर अनकलेक्टेबल MLP रिकॉग्नाइज्ड, हाँ जी। तो अभी पहले हम लेजर वाला ही कर लेते हैं, उसके बाद में हम करेंगे लेजी वाला, ओके। अनकलेक्टेबल प्रोविजन
नेक्स्ट कंटीजेंट लीज रेंट, रिकॉग्नाइज contingent lease rent recognize general description of significant leasing agreements, general description of significant leasing agreements. Okay. Accounting policy, हाँ जी। नेक्स्ट हमको क्या करना है, अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करनी है। किस चीज की अकाउंटिंग पॉलिसी? फॉर इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है, उस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट के लिए क्या अकाउंटिंग पॉलिसी है? अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। ओके, ये सब कुछ हमें डिस्क्लोज करना है। क्लियर? उसके अलावा कुछ चीजें हैं जो कि दोनों को लीजी और उसके में जो सिग्निफिकेंट लीजिंग एग्रीमेंट्स हमको करने हैं। और जो भी हमारे एडजस्टमेंट है, ये सब कुछ हमको डिस्क्लोज करना है। ठीक है, तो लेजर को क्या डिस्क्लोज करना है? एक तो डिस्क्लोज करेगा रिकंसिलिएशन बिटवीन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड प्रेजेंट वैल्यू, कि जितना हमने पैसा आज लगाया है और जो हमको मिलने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, उससे ज्यादा होना चाहिए ना। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिसीवेबल उससे ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम क्या है, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू क्या है, जो अनकलेक्टेबल्स एमएलपी हैं रिकॉग्नाइज की गई हैं उसके बारे में डिस्क्लोजर करना है। कंटीजेंट रेंट रिकॉग्नाइज, लीज रेंट रिकॉग्नाइज वो मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, लेकिन हमने जो रिकॉग्नाइज किया है। और जनरल डिस्क्रिप्शन सिग्निफिकेंट लीजिंग एग्रीमेंट्स, अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट और एनी एडजस्टमेंट। ये सारी चीजें, यदि हमने कोई एडजस्टमेंट किसी वजह से की है तो ये सारी चीजें अपने को क्या है, डिस्क्लोज करनी होंगी। इन द केस ऑफ लेजर को ये सारी चीजें डिस्क्लोज करनी होंगी फॉर लीज इन द केस ऑफ फाइनेंशियल लीज, यदि ये फाइनेंस लीज है तब। ओके, ऑपरेटिंग लीज में क्या डिस्क्लोज करना होगा वो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले फाइनेंस लीज में लेजर को क्या डिस्क्लोज करना है ये हमने आज आपको बताया। ओके, अब लेजी को क्या डिस्क्लोज करना होगा, तो ये सब आपने कॉपी किया, ये समझा। रिकंसिलिएशन, अनअर्न्ड इनकम, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, अनकलेक्टेबल एमएलपी, कंटीजेंट, ये सब चीजें हम आपको पहले ही समझा चुके हैं और बता भी चुके हैं पार्ट 1 के अंदर। यहाँ आपको केवल एक स्पेसिफिकली हम आपको नोट करा रहे हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, कि ये जो 8 पॉइंट हैं ये अपने को डिस्क्लोज करने।
आ जाइए इन द केस ऑफ लेजी। हाँ जी, इन द केस ऑफ लेजी, लेजी के केस में क्या करेंगे, क्या क्या डिस्क्लोज करना है लेजी को। सबसे पहले क्या करेगा, वो सेग्रीगेट करेगा, उसको डिस्क्लोज करना है सेग्रीगेट करके। सेग्रीगेट कि क्या, लीज असेट्स एंड ओन्ड असेट्स, अलग अलग सेग्रीगेट करेगा कि ये मेरी लीज असेट्स हैं और ये मेरी ओन्ड असेट्स हैं। दोनों को अलग अलग डिस्क्लोज करना है, लीज असेट्स एंड ओन्ड असेट्स। ओके, लीज असेट्स एंड ओन्ड असेट्स को उसको क्या करना है, दोनों को थोड़ा सा डिस्क्लोज करना है, लीज असेट्स को एंड ओन्ड असेट्स को। ओके, उसके बाद में इस क्लास के लिए भी और इस क्लास के लिए इसको क्या करना है, नेट कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट क्या होती है, बुक वैल्यू। जो बुक में कैरिंग है ना, नेट कैरिंग अमाउंट ऑन द बैलेंस शीट डेट for each class of assets separately दोनों क्लास की असेट्स के लिए सेपरेट डिस्क्लोज करेगा। ओके, तो ये सेग्रीगेट करेगा। सेकंड हमने पॉइंट बताया आपको, नेट कैरिंग अमाउंट को सेग्रीगेट करेगा। ओके, थर्ड चीज क्या करेगा, रिकंसिलिएशन। हाँ जी, रिकंसिलिएशन बिटवीन MLP and present value at balance sheet date। बैलेंस शीट डेट को दोनों का रिकंसिलिएशन करेगा। साथ ही साथ जो भी कंटिंजेंट रेंट है टू बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, फ्यूचर मिनिमम सब लीज पेमेंट। हाँ जी, फ्यूचर मिनिमम सब लीज पेमेंट टू बी रिसीव्ड अगेंस्ट नॉन कैंसिलेबल। हाँ जी, दिखाई दे रहा है, यहां लिख देते हैं, सी अगेंस्ट नॉन कैंसिलेबल
ओके, नॉन कैंसिलेबल सब लीज एग्रीमेंट, तो आपको क्या है, जो फ्यूचर मिनिमम सब लीज पेमेंट है उसे डिस्क्लोज करना होगा। उसके अलावा जिस तरह लेजर को करना होता है, इनको भी जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ लीज एग्रीमेंट, जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ लीज एग्रीमेंट। ओके, उसके अलावा आपको AS6 के हिसाब से डेप्रीसिएशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। कैलकुलेट एंड डिस्क्लोज। ओके, और AS10 के हिसाब से फिक्स असेट्स की वैल्यू। तो ये आपको ओके, यदि कोई चेंज रिवर्सल हुआ है कोई, तो AS5 के हिसाब से भी आपको, यदि कोई पुराना कोई अप्लाई किया है, एप्रोप्रिएशन है, तो प्रायर पीरियड आइटम है, चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी है। ओके, यदि ये एप्लीकेबल होता है तो आपको AS6, AS10 और AS5 का डिस्क्लोजर करना है। तो ये हो गया आपका 8 पॉइंट, ये हो गया 9 पॉइंट। तो लीजी के केस में आपको क्या करना है, सबसे पहला इम्पोर्टेंट काम आपको जो करना है वो ये है कि लीज असेट्स और ओन्ड असेट्स को अलग अलग आपको सेग्रीगेट करना है। दूसरा आपको क्या है, जो नेट कैरिंग अमाउंट है, ये अमाउंट क्या होती है, जो किताबों में, जो लेजर में बुक वैल्यू होती है, ठीक है। तो जो ऑन द बैलेंस शीट डेट अलग अलग हर क्लास की लीज असेट और ओन असेट सेपरेटली डिस्क्लोज करनी है। उसके अलावा रिकंसिलेशन करना है बिटवीन मिनिमम लीज पेमेंट एंड प्रेजेंट वैल्यू एट बैलेंस शीट डेट। उसके अलावा हमको करना क्या है, कंटिंजेंट रेंट यानी कंटिंजेंट लीज रेंट टू बी डिस्क्लोज सेपरेटली। ओके, उसके अलावा फ्यूचर मिनिमम सबलीज पेमेंट टू बी रिसीव्ड, यदि कोई सबलीज की गई है और जो सबलीज यदि नॉन कैंसिलेबल सबलीज एग्रीमेंट है, तो उसके बारे में भी पूरी डिटेल्स के बारे में आपको डिस्क्लोज करना। नेक्स्ट, जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द लीज एग्रीमेंट, जो लीज एग्रीमेंट है उसका जनरल डिस्क्रिप्शन करना। और AS6 के हिसाब से आपको क्या करना है, डेप्रीसिएशन जो कैलकुलेट करी है उसको डिस्क्लोज करना है। AS10 के हिसाब से आपको फिक्स असेट्स की वैल्यू को डिस्क्लोज करना है। और AS5 यदि कोई एडजस्टमेंट है, ट्रायल पीरियड आइटम है, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज है, तो ये सारा कुछ AS5 के हिसाब से डिस्क्लोज करना है। तो ये सारी आपको हमने बताई रिक्वायरमेंट ऑफ द डिस्क्लोजर अंडर फाइनेंस लीज। ओके, अब आप समझिए यदि ऑपरेटिंग लीज होती तो क्या हमारी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होती। ठीक है, तो पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, और अगर आपने कर लिया हो तो हम इसको इरेज कर देते हैं और हम चलते हैं थोड़ा आगे, यानी ऑपरेटिंग लीज के डिस्क्लोजर्स को आपके सामने आपको बताने, जिससे कि आपको वो सारा कुछ रिवाइज हो जाए जो अभी तक हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया है। और साथ ही साथ आपका जो AS19 है
ये आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, नाउ कमिंग टू द डिस्क्लोजर्स अंडर ऑपरेटिंग लीज। ठीक है, तो ये सब हम इरेज कर देते हैं। ओके, अब हम समझते हैं डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर्स अंडर ऑपरेटिंग लीज। ठीक है, AS19 हम कर रहे हैं, तो डिस्क्लोजर अंदर ऑपरेटिंग लीज हम समझते हैं कि क्या क्या डिस्क्लोजर करने होंगे। डिस्क्लोजर इन द केस ऑफ लेजर और इन द केस ऑफ लेजी। तो क्या क्या डिस्क्लोजर लेजर के केस में करने होंगे। ठीक है, लेजर डिस्क्लोज करेगा यस टू डिस्क्लोज फॉर ईच क्लास ऑफ असेट्स। ईच क्लास ऑफ असेट्स के लिए वो क्या क्या डिस्क्लोज करेगा। हाँ जी, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। दूसरा करेगा accumulated and periodical period depreciation। ओके, नेक्स्ट accumulated हाँ जी, accumulated and period accumulated losses हाँ जी, ये समझ में आया। accumulated and periodical losses कौन से losses? accumulated impairment losses
ठीक है। इम्पेयरमेंट लॉसेज यानी मशीन खराब हो गई है, अनयूजेबल है, जो हमने इम्पेयरमेंट की आपको स्टैंडर्ड में पढ़ाया। कंटीजेंट, नेक्स्ट कंटीजेंट रेंट, recognized, contingent rent recognized, और क्या डिस्क्लोज करना है? जनरल description of description of lease agreement, general description of lease agreement, और आप और कह दिए जनरल ऑफ सिग्निफिकेंट टर्म्स, कंडीशंस एंड प्रोविजंस ऑफ लीज एग्रीमेंट, जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ सिग्निफिकेंट टर्म्स कंडीशन ऑफ द लीज एग्रीमेंट। ओके, फ्यूचर एमएलपी, फ्यूचर मिनिमम लीज पेमेंट, in case of non-cancelable लीज। ठीक है, तो अभी हम लेजर वाली दिखा रहे हैं, तो ये हम लेजी वाली तो अभी बाद में करते हैं। ओके, उसके बाद में अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर इनिशियल कॉस्ट, उसके बाद में AS6 के हिसाब से डेप्रिसिएशन का, और AS10 के हिसाब से फिक्स असेट्स का डिस्क्लोजर। हाँ जी, तो क्या क्या डिस्क्लोज करेंगे? सबसे पहले क्या है, जितनी भी ईच क्लास ऑफ असेट्स, जितनी भी क्लास की असेट्स हैं, इसके लिए हम ग्रॉस कैरिंग अमाउंट अलग डिस्क्लोज करेंगे। डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड यानी अप टू द ईयर, फॉर द ईयर एंड टोटल, इसके लिए क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन अप टू द ईयर, अप टू ईयर बिगनिंग, फॉर द ईयर, और इसको टोटल करके टोटल ईयर, टोटल डेप्रिसिएशन ये दिखाएंगे। ओके, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट दिखाएंगे, ग्रॉस और लेस डेप्रिसिएशन करके नेट भी दिखाएंगे। ओके, यदि कोई लॉस हुआ है, एडजस्टमेंट हुआ है एक्यूमुलेटेड लॉस का, तो एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस वो दिखाएंगे कि लॉस, एक्यूमुलेटेड लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस, और ड्यूरिंग द ईयर इसी तरह एक्यूमुलेटेड लॉस अप टू ईयर बिगिनिंग, फॉर द ईयर एंड टोटल एक्यूमुलेटेड लॉस। जिस तरह यहाँ डेप्रिसिएशन के 3 कॉलम बने हुए हैं, या 3 कॉलम, एक्यूमुलेटेड के भी 3 कॉलम बन जाएंगे। अप टू द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर,
टोटल। समझ में आया? कंटिंजेंट रेंट रिकॉग्नाइज, यदि कोई कंटिंजेंट रेंट है तो उस कंटिंजेंट रेंट यदि कोई रिकॉग्नाइज किया है तो उसको भी हमें डिस्क्लोज करना है। साथ ही साथ ये जितना भी जो लीज एग्रीमेंट है उसकी सिग्निफिकेंट टर्म्स एंड कंडीशन है, लीज एग्रीमेंट के अंदर जो भी प्रोविजंस हैं इन सबको हमें डिस्क्लोज करना है। नेक्स्ट करना है फ्यूचर मिनिमम लीज पेमेंट इन केस ऑफ नॉन कैंसिलेबल लीज। ठीक है, फ्यूचर लीज पेमेंट इन केस ऑफ नॉन कैंसिलेबल लीज। नेक्स्ट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर इनिशियल कॉस्ट, जो इनिशियल कॉस्ट होगी हमारी, ठीक है, तो उसके लिए जो हमने एसेट खरीदी है, एक्वायर की है, कंस्ट्रक्ट की है, उसकी क्या अकाउंटिंग पॉलिसी है वो डिस्क्लोज करनी होगी। फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट AS6 के हिसाब से लगाना है, और जो वैल्यू है, जो कैरिंग अमाउंट है फिक्स असेट्स की, वो AS10 के हिसाब से आपको दिखानी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपने को AS6 के हिसाब से क्या डेप्रिसिएशन है, AS10 के हिसाब से क्या है, क्या मेथड पॉलिसी है, SLM लगाया है, WDV लगाया है, कोई चेंज तो नहीं हुआ, ये सारी चीजें अपने को डिस्क्लोज करनी है। ओके, इन द केस ऑफ द लेजर। अब हम आपको बताएंगे डिस्क्लोजर अंडर ऑपरेटिंग लीज बाय द लेजी। ठीक है, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, यदि कर लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सर, आप आगे बढ़िए। ठीक है, इसको अब हम रब करते हैं और आपको बताते हैं कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है क्या लीजी के केस में, लीजी क्या क्या डिस्क्लोज करेगा, ये बातें आपको और बताते हैं। हाँ, अब आ जाइए लेजी। डिस्क्लोजर अंदर ऑपरेटिंग लीज इन द केस ऑफ लेजी। तो सबसे पहले लेजी को डिस्क्लोजर क्या करना है, फ्यूचर क्या उसको देना है, यानी फ्यूचर मिनिमम लीज पेमेंट, फ्यूचर MLP अंडर नॉन कैंसिलेबल लीज। ओके, फ्यूचर MLP अंदर नॉन कैंसिलेबल लीज। नेक्स्ट फ्यूचर, नेक्स्ट क्या देना है, फ्यूचर मिनिमम सब लीज, फ्यूचर मिनिमम सब लीज पेमेंट receivable future minimum sublease payment receivable for non cancelable sublease।
future minimum sublease payment receivable for non-cancellable sublease. नेक्स्ट उसको क्या करना है, नेक्स्ट इज मिनिमम लीज पेमेंट and contingent रेंट यानी लीज रेंट रिकॉग्नाइज्ड। ओके, नेक्स्ट सब लीज पेमेंट्स सबलीज पेमेंट्स रिकॉग्नाइज्ड। नेक्स्ट उसको देना है जो कि हर केस में देना होता है, जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ सिग्निफिकेंट terms and conditions of lease agreements। हाँ जी, तो डिस्क्लोजर अंदर ऑपरेटिंग लीज क्या करना है, ये तो क्या करना है, जो भी फ्यूचर एमएलपी है अंडर नॉन कैंसिलेबल लीज, इसका डिस्क्लोजर करना है। फ्यूचर मिनिमम सबलेट लीज पेमेंट प्रोसीजर है फॉर नॉन कैंसिलेबल लीज, इसको डिस्क्लोज करना है। फ्यूचर एमएलपी जितनी है उसको डिस्क्लोज करना है, कितनी हमको देनी पड़ेंगी, और फ्यूचर मिनिमम सबलीज पेमेंट कितना है, पेमेंट रिसीवेबल, यानी ये तो हमने एमएलपी पे की है, और फिर जो हमने यदि उसकी सबलीज की है तो कितना रिसीवेबल है वो डिस्क्लोज करना है। उसके अलावा जितना हमारा कोई कंटीजेंट रेंट है, मिनिमम लीज पेमेंट एंड कंटीजेंट रेंट, यदि उसको कुछ रिकॉग्नाइज किया है दैट इज टू बी डिस्क्लोज। सबलीज पेमेंट्स हैं तो दैट इज आल्सो, सब पेमेंट रिसीवेबल भी रिकॉग्नाइज करना है, पेमेंट भी रिकॉग्नाइज करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट हमने आपको बताया कि हर केस के अंदर जो आपका लीज एग्रीमेंट है उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, सिग्निफिकेंट हैं या जनरल डिस्क्रिप्शन है, वो तो आपको डिस्क्लोज करना ही करना है। ओके, तो ये AS 19 का बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमने आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताया था, और इस लेक्चर के अंदर आपको बताया डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। तो इसके साथ ही AS 19 आपका कंप्लीट होता है। कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं 9810425103 फोन नंबर पे, जो आपके यहाँ लिखा हुआ भी है, और साथ ही साथ यू कैन आस्क एट माय ईमेल आईडी आल्सो, दैट इज DHRUBKUM@yahoo.com. Okay, thank you very much.